तो साउथ एशिया की अगर बात करें तो इंडिया के लिए साउथ एशिया जो है वह सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। क्यों मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है? क्योंकि हमने इनिशियल फेज से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ ये समझ लिया था कि नेबरहुड जो होगा, अगर उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो ही आप अपने फॉरेन पॉलिसी में जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो अचीव कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया का क्या था, पहले उस थीम को समझे। इंडिया पहले दिन से वह ग्लोबल साउथ या थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लीड करना चाहता था, और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का जो है एक डिसाइडिंग जो है वो रोल वहाँ पर स्टेब्लिश करना चाहता था। अब मुद्दा ये है कि अगर इंडिया को ये काम करना है तो नेबर कंट्री के साथ आपके कोऑपरेटिव रिलेशन होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी तरीके का बॉर्डर या टेंशन यहाँ पर होता तो जो ग्रेट पावर्स हैं, जो बिग पावर्स हैं, वो यहाँ पे एंट्री करती और फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ता। तो इंडिया का जो साउथ एशिया को लेकर पर्सपेक्टिव है, अगर उसको हमें समझना है तो हमें पहले यूएस के अपने नेबरहुड की पॉलिसी, जो यूएस की नेबरहुड पॉलिसी थी, उससे कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा और आपको आंसर में भी कोट करना होगा। अमेरिका का ये था कि भाई मुनरो डॉक्ट्रिन वो लेकर आया, और मुनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वह नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है यूएस का, स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र है। और वो हमेशा से इस रीजन में वह आउटर जो फोर्सेस थी, एक्सटर्नल फोर्सेस थी, उनको यहाँ पे आने नहीं देना चाहता था, जिससे कि एंटी यूएस एनवायरनमेंट इस पूरे रीजन में क्रिएट ना हो। ये यूएस की एक स्ट्रांग पॉलिसी थी, और इसी के साथ उसने यूरोपियन पावर्स, जो उस वक्त के बिग पावर्स थे, वो क्लियर कट मैसेज किया कि यूएस जो है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन लेके चलेगा वर्ल्ड अफेयर्स के मामले में, यानी कि वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप की पॉलिटिक्स में किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इस कंडीशन के साथ कि यूरोपियन पावर भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो यूएस ने हमेशा अपने नेबर कंट्री के साथ जो अपने डोमिनेंस को, वहाँ पर अपनी हेजुमनी को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि वही उसको बाहर ग्लोबल मैटर्स में, अफेयर्स में जो है कुछ बड़ा करने का मौका वहाँ पर देते हैं। इंडिया के साथ ये रहा कि इंडिया मुनरो डॉक्ट्रिन में कभी बिलीव नहीं करता था। मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था कि बाय नेचर हेजोमोनिक था, कि आप एक तरीके से जो है अपने नेबर कंट्रीज़ को जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो इस तरीके का पर्सपेक्टिव इंडिया का नहीं था। इंडिया जो है वह एक क्रेडिबल पार्टनर बनना चाहता था, एक विश्वसनीय भागीदार वो बनना चाहता था। यहाँ पर इन सभी देशों के साथ मिलकर वो एक साउथ एशिया का ऐसा इंटीग्रेशन, क्रिएटिव रीजनल इंटीग्रेशन करना चाहता था, जिससे कि साउथ एशिया एज अ पोल, मतलब कि एक पावर सेंटर के रूप में, पावर ब्लॉक के रूप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टेब्लिश हो सके। और ये जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ा रोल वहाँ पर प्ले कर सके। इंडिया इस तरीके का चाहता था, तो इसलिए इंडिया ने लिबरल और आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अपने नेबर कंट्री को लेकर वहाँ पर बनाया। अब सवाल ये है कि इंडिया इस तरीके की पॉलिसी क्यों लेकर बना रहा था। इंडिया तो साउथ एशिया में जो है हेजोमोनिक भी हो सकता था, और हेजोमोनिक होने के चांस, मतलब कि फेवर में बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि इंडिया और बाकी जो नेबर कंट्री है उनके बीच में पावर गैप बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया यहाँ पर अपना डोमिनेंस फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं किया, पहले वो हमें समझना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे इंडिया के सामने। एक्सटर्नल फैक्टर ये था कि इंडिया जो है वह अपने पड़ोस में जब ये देखता था कि कोल्ड वॉर इरा में जब पावर पॉलिटिक्स चल रहा था, इंडिया अगर पड़ोस में कोई एग्रेसिव अगर फॉरेन पॉलिसी लेकर चलता तो यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ इंटरफेरेंस करने का मौका मिलता। जैसे पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमेरिका और चाइना ने समय समय पर यहाँ पर वह इस पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा के इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर फ्रॉम द बिगिनिंग वो क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो नेचुरली यहाँ पर इंडिया को मालूम था कि ये चीज़ होगी, तो हम अपने नेबर कंट्री को लेकर एग्रेसिव नहीं होना चाहते थे, इसे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनाने देना चाहते थे। पहली चीज़ तो ये हमारा था। दूसरा इशू ये था कि इंडिया का जो अपना एक स्ट्रेटजिक कल्चर था, मतलब शुरुआती दौर से, कि वह कभी भी हेजुमन के रूप में अपने को इस्टेब्लिश नहीं किया था। एंशियंट इरा में भी और ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट हम हमेशा जो है वह बात करते रहे हैं
डेमोक्रेटाइजेशन की, इक्वेलिटी की, पैरिटी की, समानता की बात करते रहे। तो इंडिया का स्ट्रेटजिक कल्चर और जो फाउंडेशनल फॉरेन पॉलिसी के वैल्यूज़ थे, वो इस फेवर में नहीं थे कि हम यहाँ पर बिग ब्रदर के रोल में या मुनरो डॉक्ट्रिन जैसा कोई डॉक्ट्रिन यहाँ इंडिया लेकर आए। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन साउथ एशिया था, यानी शक्ति का असंतुलित वितरण, कि जहाँ पर वह पूरी तरीके से पावर टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया था। दक्षिण एशिया में शक्ति का झुकाव पूरी तरीके से भारत के फेवर में था। मतलब यहाँ पर यह देखा गया था कि चाहे ज्योग्राफी की हम बात करें, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे मिलिट्री की बात करें, और चाहे ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, इंडिया और उसके नेबर कंट्री में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये एक ऐसा ये अंतर है जो नेबर कंट्री में बिग ब्रदर सिंड्रोम क्रिएट करता है। इंडिया उस बिग ब्रदर सिंड्रोम को और ज़्यादा जो है स्टेब्लिश करना या प्रवोक नहीं करना चाहता था, इसलिए इंडिया अपने नेबर कंट्री को लेकर ज़्यादा लिबरल था। वह बेसिकली इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट डे वह बिग ब्रदर सिंड्रोम को मैनेज करने की ही कोशिश करता रहा है। यही इंडिया का अपना पर्सपेक्टिव रहा है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया कि पंसिल डॉक्ट्रिन वहाँ पर लेकर आया, और वहाँ पर रेगुलर डायलॉग, वह इनको डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में इनको जो भी असिस्टेंस इंडिया दे सकता था, तो इंडिया इस तरीके के रोल में यहाँ पर रहा। और गुजराल डॉक्ट्रिन तक आते आते तो यूनिलैटरल रिलैक्सेशन इंडिया देने लगा, मतलब एक तरफा सहयोग की नीति, कि रेसिप्रोकल रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब कि ये अगर जो है हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें उससे मतलब नहीं है, इंडिया जो है वह एक अच्छा पड़ोसी का रिलीजन वहाँ पर ड्यूटी प्ले करे। तो इंडिया का इस तरीके का पर्सपेक्टिव था, यानी हमने नेबर कंट्री को बिल्कुल जो है वहाँ पर प्रेशर न क्रिएट करना, ये हमने अपनी पॉलिसी बनाई। अब ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी भी रही कि एक हद तक जो है यहाँ पर बिग पावर्स का जो इंटरफेरेंस है नहीं हो पाया, और हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन बन सके, पीपल टू पीपल कांटेक्ट यहाँ पर हो सका, तो हमारा ठीक ठाक यहाँ पर रहा। लेकिन 2014 तक अगर आते आते अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर मतलब सिचुएशन में देखें, तो हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने हमारे लिबरल पॉलिसी को सॉफ्ट पॉलिसी, इसको वर्ड यूज़ करेंगे मृदु नीति, यानी सॉफ्ट पॉलिसी जो हमारी थी टुवर्ड्स नेबर कंट्री, उसको हमारी वीकनेस, हमारी कमज़ोरी के रूप में उन्होंने देखा, और उन्होंने इसको ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग का एक इंस्ट्रूमेंट बना के रख लिया। इसकी वजह से हमारा जो है नेबर कंट्री में जो बिग ब्रदर सिंड्रोम था और मजबूत हुआ। हम जो चाहते थे अपने नेबरहुड पॉलिसी के थ्रू कि यहाँ पर बाहरी शक्तियाँ ना आए, उल्टा हुआ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना ने हमको चारों तरफ से स्ट्रेटजिकली इंसर्किल कर लिया। तो हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी थी, उस ट्रेडिशनल पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि भाई हम जो है कम यहाँ पर गिरते जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि रीजनल इंटीग्रेशन हम चाहते थे, इस पूरे रीजन में कभी नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है जो सार्क था वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छा नहीं हो पाया। मतलब हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी थी वह यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती गई। इसलिए 2014 में इंडिया जो है वो एक नए अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ आता है। अब इस फॉरेन पॉलिसी के मतलब अप्रोच समझिए, साउथ एशिया को लेकर इंडिया का अप्रोच क्या है। इस अप्रोच की शुरुआत अभी रिसेंटली एस जयशंकर के स्टेटमेंट से आप लोग वहाँ पे डिकोड कर सकते हैं। एस जयशंकर से ये पूछा गया कि इंडिया को चाइना ने जो है साउथ एशिया में इंसर्किल कर लिया है स्ट्रेटजिकली, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी नेबरहुड पॉलिसी जो है फेल हो चुकी है आपके नेबरहुड में? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वी लिव इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, हम एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रह रहे हैं, और हर एक कंट्री जो है वह अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चाइना जिस तरीके से साउथ एशिया और इंडियन ओशन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इंडिया भी ईस्ट चाइना सी और वेस्ट चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हमारे ताइवान के साथ रिश्ते हैं, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दे के रखा हुआ है, जापान हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, मंगोलिया थर्ड नेबर पॉलिसी में थर्ड नेबर इंडिया को मान रहा है, सेंट्रल एशिया में हमारा अच्छा प्रेजेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना इंडिया को इंसर्किल करेगा और इंडिया चाइना को। तो इसके लिए हम परसिव्ड थ्रेट जो है हम उसको अगर लेकर चलेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा खतरा है और खतरा होना ही नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। हम प्रतिस्पर्धी दुनिया में हैं, हमारे जो है राइवलरी हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा। तो इसी बेसिस पर हमें समझना होगा कि हमारी पूरी चीज़ें मतलब इंडिया
साउथ एशिया को एक कंपटीशन जो है सेंटर के रूप में देख रहा है, कॉम्पिटिटिव जो है ब्लॉक के रूप में देख रहा है, और जहां पर इंडिया को वह कंपटीशन करना है चाइना के साथ, यानी चाइना की तुलना में आपको कुछ ज़्यादा ऑफर करना होगा साउथ एशियन कंट्रीज़ को, तब कहीं जाकर आप यहाँ पर अपने नेबरहुड में अपनी पॉलिसी को सही तरीके से सक्सेसफुल बना पाएंगे। ये एक चीज़ हो गई, यानी इंडिया को नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि वो इंडिया को अपना जो है मतलब इंडिस्पेंसिबल जो है पार्टनर की, ये इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है, इंडिया फर्स्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी बन जाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप जो है उनके डेवलपमेंट में और उनके जो है सिक्योरिटी कंसर्न में आप उनको हेल्प करने वाले हैं। तो एक नेबरहुड पॉलिसी का जो अभी करंट है उसका पहला विज़न है कि चाइना की तुलना में हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो बार्गेनिंग हमारे अगेंस्ट करते रहे हैं, ब्लैकमेल अगेंस्ट करते रहे हैं, और इधर तो पिछले अगर 10 साल में देखें तो और ज़्यादा बढ़ गया है ये ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग। तो इंडिया जो है वो पहले दिन से ये था कि जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो नया यहाँ पर नेबरहुड में पॉलिसी में नया इंग्रेडिएंट है कि हम ये फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया नहीं चाहते, मतलब भारत को उपेक्षित करना पड़ोसी देशों के लिए। तो एक संदेश, स्पष्ट संदेश भारत देना चाहता है कि अगर हम पड़ोसी हमारे लिए प्रथम हैं तो ये यहाँ पर यूनिलैटरल रिलैक्सेशन गुजराल डॉक्ट्रिन वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है, कहीं ना कहीं वहाँ से हम जो है आगे मूव कर रहे हैं। तो यानी एक चीज़ ये भी आ रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स नेबरहुड है उसमें थोड़ा एग्रेशन भी है, या हम यूँ कहें कि अब जो है इंडिया नेशनल इंटरेस्ट के साथ नो कंप्रोमाइज़, नो जो है कंप्रोमाइज़ टूवर्ड्स जो है ब्लैकमेलिंग बार्गेनिंग, जीरो टॉलरेंस यहाँ पर कि हमें बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग अब मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे और अगर तुम ऑफ़र कर सको तो हम तुम्हारे पास आएंगे। अब इस चीज़ को कैसे समझना है, पहले चाइना के कंपैरेटिवली हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, साउथ एशिया में इंडिया क्या ऑफ़र कर सकता है उसको पहले समझिएगा। साउथ एशिया में एक तो इंडिया डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में इनके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जो है वो बन सकता है रिलायबल पार्टनर। कैसे बन सकता है, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं जोग्राफिकली इंडिया से इंटीग्रेटेड हैं, इकोनॉमिकली इंडिया से इंटीग्रेटेड हैं, अगर वहाँ पर वह न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट इंडिया जो है खोज दे, उनके विकास का एक ज़रिया वहाँ पर बना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि इंडिया जो है किस तरीके से डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में रोल प्ले कर रहा है। तो पहला वर्ड आपको लिखना होगा, इंडिया इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन साउथ एशिया, प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता, यानी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को कोई भी क्राइसिस आएगा तो वह फर्स्ट कंट्री जो रिस्पॉन्ड करने की कंडीशन में है दैट इज़ इंडिया। चाइना नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर जो है मालदीव को कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को, अफगानिस्तान को, इंडिया ही वहाँ पर पहला रिस्पॉन्डर होता है। अब ये कैसे है, जैसे हमने कहा कि ऑपरेशन मित्र के जरिए जब नेपाल में अर्थक्वेक आया इंडिया वहाँ पर पहुँचा, मालदीव में वाटर क्राइसिस आया ऑपरेशन नीर के थ्रू इंडिया वहाँ पर पहुँचा, कोविड का दौर आया जो वैक्सीन मैत्री है उसके थ्रू वैक्सीन इंडिया ने यहाँ पर सप्लाई किया। उस वक्त वंदे भारत मिशन इंडिया ने वहाँ पर कई साउथ एशियन कंट्रीज़ थे उनके भी बच्चों को रेस्क्यू किया, उनके लोगों को भी रेस्क्यू किया। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया जो कि चाइना की वजह से आया, अगर वह डेट पेमेंट जो है वहाँ पे अगर उसने न मतलब रोका होता, रीपे जो डेट का था अगर उसको लेने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो इंडिया जो है श्रीलंका को भी इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है उसमें वहाँ पर उसने हेल्प किया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया है, क्राइसिस सिचुएशन में वही मदद कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्या है कि इन जो डेवलपिंग कंट्रीज साउथ एशियन हैं उनके डेवलपमेंट के एरियाज़ को सर्च करना। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, भूटान में गेल्फू माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। किसी को मालूम है गेल्फू माइंडफुल सिटी का प्रोजेक्ट क्या है? ट्विन सिटी वाला है ना, ट्विन सिटी बना रहे हैं इंडिया। ट्विन सिटी नहीं है, ट्विन सिटी नहीं है, कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया के सिक्किम से उसको। हाँ, इंडिया कोकराझार से असम से मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से नहीं, सिक्किम से नहीं। चलिए किसी को शायद नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं है।
गेल्फू जो है सदर्न भूटान का एक बहुत अच्छा जगह है, उसे स्मार्ट सिटी के रूप में ये लोग डेवलप कर रहे हैं। गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट करके एक तरीके से है। इंडिया अपने यहाँ भी इस तरीके की चीज़ें, अभी गिफ्ट सिटी जो इंडिया ने गुजरात में किया है, आप मान के चलिए कि गिफ्ट सिटी का भूटानी वर्जन वहाँ पर है। तो इंडिया जो है गेल्फू माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, इंडिया और भूटान के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, इसे टूरिज़्म के मेन सेंटर के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में, और यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी और अलग अलग एरिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन एरियाज़ में जो है भूटान को एम्पावर्ड करने के लिए लाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि भूटान की इकॉनमी जो अभी तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंट्रिक थी, अब उसके पास एक इंडस्ट्रियल बेस होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री उसकी मजबूत होगी, और वहाँ पर जो है वह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कर पाएगा। तो ये इंडिया के ही पहल से हो रहा है, क्योंकि इंडिया इसका पार्टनर है। इसी तरीके से अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका में जिस तरीके से त्रिंकोमाली पोर्ट पर डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, और त्रिंकोमाली पोर्ट में क्या है, वह त्रिंकोमाली को ग्लोबल हाइड्रोकार्बन हब के रूप में वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगा है, और उसके लिए पैक्ट वगैरह हो चुके हैं। त्रिंकोमाली जो हाइड्रोकार्बन हब है, वहाँ से होगा क्या, वहाँ पर रिफाइंड पेट्रोलियम जो है, मतलब रिफाइनरी लगाई जाएंगी, रिफाइंड पेट्रोलियम को पूरी दुनिया में सेल किया जाएगा, और श्रीलंका की इकॉनमी का एक अल्टरनेटिव सोर्स वहाँ पर क्रिएट होगा, और इससे जो है वो मजबूत वहाँ पर होगा। इसी तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री श्रीलंका के साथ बढ़ाने के लिए हमने जो है यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है वो फेरी सर्विस और कार, मतलब कि क्रूज वगैरह इन सब की स्टार्ट किया है। और अभी सीता अम्मन एक टेम्पल है जो वहाँ पर बनाया गया है, और सरयू नदी से उसका वाटर लेके वहाँ पर वो लोग गए हैं। तो मतलब कल्चरल टूरिज़्म, रामायणा सर्किट बेसिकली जो कंसेप्ट था, उसको भी वह श्रीलंका, नेपाल से रामायणा सर्किट बन चुका है और श्रीलंका से जोड़ा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा वर्जन जो है आने वाले समय में बनेगा। अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करना अफगानिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करेगा। तो इंडिया अगर देखिए तो ये जो है इनकी इकोनॉमी का बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, जितने भी नेबर कंट्री हैं। इसी तरीके से नेपाल में भी जो है, जो यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी इंडिया ने किया है, BBIN का पार्ट उसको बनाया है। ये सब जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में ट्राइलेटरल हाईवे जो हम इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड लेके चल रहे हैं, उससे कनेक्ट होगा बांग्लादेश भी, तो एक बड़ा मार्केट वहाँ पर क्रिएट होगा। तो इंडिया बेसिकली जो है वह डेवलपमेंटल हब के रूप में वह इस क्षेत्र में आना चाहता है, और इन देशों को हर तरीके की मदद, इकोनॉमिक एरियाज़ में जो न्यू एरिया ऑफ जो इकॉनमी है, चाहे वो ब्लू इकॉनमी हो, चाहे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सब में ये मदद यहाँ पर इंडिया कर रहा है। ये केवल कनेक्टिविटी स्कीम लेके नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लेके नहीं चल रहा है। चाइना और इनसे कंपेयर करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, चाइना के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं। इंडिया जो है यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, इंडिया इनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। तो इसलिए इंडिया एक काम ये ऑफर चाइना नहीं कर सकता, ये इंडिया ही यहाँ पे कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है। तो एक तो ये यहाँ पर है। तीसरा जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है, इकोनॉमिक एड वहाँ पर देना स्टार्ट किया, आर्थिक सहायता बांग्लादेश को भी दिया है, श्रीलंका को भी दिया है, अफगानिस्तान को भी दिया है, मालदीव को भी दिया हुआ है, भूटान को तो देता ही रहा है। उसमें यहाँ पर यह है कि इंडिया ने जो है ये 2014 के बाद ये स्टार्ट हुआ आर्थिक सहायता इतनी बड़े स्तर पर, और अच्छी चीज़ है कि क्वांटिटी में कम है, लेकिन ये डेट ट्रैप का कभी भी रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया ग्रांट और डेट दोनों में जो है वह इकोनॉमिक असिस्टेंस करता है। जैसे चाइना के अमूमन जो है वो डेट के रूप में पैसा देता है, इंडिया डेट और ग्रांट के रूप में। डेट आपको रिटर्न करना पड़ता है, ग्रांट जो है आपका वहाँ पर रिटर्न नहीं करना होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में इंडिया इन लोगों को मदद भी कर रहा है। इसके अलावा जो है इंडिया जो है वह इनकी मतलब इन जितने भी कंट्रीज़ हैं, हमारे नेबर कंट्री हैं, जैसा हमने कहा भी कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, देखिए डिजिटल नेटवर्क इंडिया यहाँ पर जो है काम कर रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी का। इंडिया यहाँ पर इनका स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे अभी मुनाल एक जो सैटेलाइट है नेपाल का, वो इंडिया लॉन्च करने वाला है, और इंडिया नेपाल के जो है श्रीलंका के, तो जो श्रीलंका का जो स्पेस कंपनी है, इंडिया जो है के हेल्प से, इसरो के हेल्प से उसको मजबूत किया जा रहा है। यानी इन सब चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में इंडिया हर तरीके से हेल्प कर रहा है। तो एक तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की यहाँ पर है। तीसरा क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें जो ऑफर किया जा रहा है, चाइना से बेहतर इंडिया को बना रहा है।
तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया जो नेबर कंट्री को ऑफर कर रहा है वह है रीजनल इंटीग्रेशन का। बिमस्टेक का फोरम है, इसमें जो है जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव, बाकी नेबर कंट्री हैं और सब बिमस्टेक के थ्रू जो है कनेक्टेड हो रहे हैं। कोस्टल सीपिंग एग्रीमेंट बिमस्टेक के फोरम पर हो चुका है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बिमस्टेक की जो है मीटिंग में हो चुका है। एफटीए करना बाकी है और अगर ऐसा होता है तो यह बहुत तेज़ी के साथ रीजनल इंटीग्रेशन इस रीजन में होने वाला है। पहली चीज़ तो ये है। तो एक तो रीजनल इंटीग्रेशन इंडिया यहाँ पर कर रहा है इन देशों के साथ, रीजनल कनेक्टिविटी इन देशों को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, चाहे VVIN हो या अलग अलग। अफगानिस्तान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। मतलब अभी अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देखें तो पाकिस्तान एक गायब है और एक मालदीव, अफगानिस्तान इंक्लूड है और बाकी के नेबर कंट्री इंक्लूड है और वहाँ पर जो है वह इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसको इंटरडिपेंडेंसी। अभी तक साउथ एशियन कंट्री में हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इंटरडिपेंडेंसी, हमारे ऊपर निर्भरता नहीं थी पड़ोसियों की। उन्हें लगता था कि भारत के साथ रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इंडिया जो है वो एक और यहाँ पर थीम इस्टेब्लिश कर रहा है और वो थीम ये है कि इंडिया का कोई अल्टरनेटिव नहीं, यानी इंडिया इज़ नॉट चॉइस, इंडिया इज़ कंपल्सन। इंडिया इनकी जो है मजबूरी है, इनके लिए आवश्यकता है। अगर ऑफेंसिव वर्ड हमने यूज़ करना चाहे, इंडिया इज़ नॉट चॉइस बट नेसेसिटी। पड़ोसी देशों के लिए भारत आवश्यकता है, न कि विकल्प। भारत ये स्टेब्लिश कर रहा है। कैसे? अब ये सब चीज़ें तो चली रही हैं, इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी कोऑपरेशन जो सबसे बड़ा एरिया है। डेवलपिंग कंट्रीज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती हैं तो एनर्जी उनके पास वहाँ पर अच्छा खासा होना चाहिए। अभी इंडिया क्या कर रहा है कि जैसे नेपाल है तो नेपाल मोतीहारी से लेकर अमलेखगंज तक ऑयल पाइपलाइन जो है एग्रीमेंट हुआ, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जिसको कहा गया। बांग्लादेश में सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर जो है वो यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो है सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर, बांग्लादेश टू इंडिया। तो एनर्जी कोऑपरेशन भी इन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर लेकर चल रहा है। तो इंडिया इन सभी कंट्रीज़ को जो है जिस तरीके से एनर्जी कनेक्टिविटी कर रहा है, ये इन कंट्रीज़ के सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अडानी ग्रुप को 2 मेजर जो है प्रोजेक्ट मिले हैं श्रीलंका में, विंड जो एनर्जी के लिए वहाँ पर करने के लिए। तो मतलब एनर्जी कोऑपरेशन बड़े स्तर पर, ये जितनी भी कंट्रीज़ साउथ एशिया के हैं ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी मेंबर हैं। तो सोलर एनर्जी के फील्ड में बांग्लादेश में रोपुड़ में न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो है इंडिया ने एग्रीमेंट किया हुआ है। श्रीलंका के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वहाँ भी किया हुआ है। यानी जितने भी एनर्जी के डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हो सकते हैं, हर एक फील्ड में इंडिया नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसलिए जो है 2-3 चीज़ें जो हमें पहले समझनी है। पहला, इंडिया इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर और यह अपने इस रोल को बना के रखना चाहता है फॉर नेबर कंट्री। सेकेंड, इंडिया इज़ डेवलपमेंट पार्टनर, वो विकास भागीदार, और विकास भागीदार में वो क्या चाहता है, वो इस्टेब्लिश करना चाहता है कि इंडिया इज़ नॉट चॉइस फॉर नेबर कंट्री बट नेसेसिटी, यह उनकी ज़रूरत है। अब आइए तीसरी चीज़ यहाँ पर, तीसरा है सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया जो है वह अपने नेबर कंट्री में उनके सिक्योरिटी, क्योंकि ये कंट्रीज तभी आगे बढ़ पाएंगे, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा जब ये एक सिक्योर इन्वायरमेंट यहाँ पर हो। लेकिन साउथ एशिया की प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ये सब टेररिज्म से अफेक्टेड रहे और नेपाल अभी जैसे मोहम्मद का सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम रहा है, सी पायरेसी की प्रॉब्लम यहाँ पर रही, मतलब खासकर इंडियन ओशन में, चूँकि ये भी उसी रूट से जुड़े हुए हैं तो इनके ऊपर भी असर पड़ता है। फिर नेचुरल कैलेमिटी, चाहे वो कोई भी यहाँ पे सुनामी हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड, तो दुनिया भर के प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों के सामने आते हैं। और इन नॉन कन्वेंशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इंडिया इसमें एक्सपर्ट है। इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस एरिया, वो इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं अपने साथ जो है वह जोड़ना चाहता है। तो हाल के दिनों में अगर हम देखें, टेररिज्म में सभी लोगों के साथ सहयोग चल रहा है, ट्रैफिकिंग पे चल रहा है, तो ये जो है इंडिया बहुत बड़े लेवल पर जो है इन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको भी दूर कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना के कंपैरेटिवली इंडिया बेटर ऑफर यहाँ पर हमारे नेबर कंट्रीज़ को कर रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए। दूसरा, हमने कहा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया या नेबर कंट्री को लेकर है, वो एक तरफ इंडिया
ये मान के चल रहा है कि भाई हमें चाइना के अल्टरनेटिव कुछ बेटर ऑफर करना है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है, और हमने कहा था कि इंडिया ये भी चाहता है नो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया, कि कोई भी पड़ोसी देश जो है वह भारत के प्रति उपेक्षित और ब्लैकमेलिंग मानसिकता के साथ आगे न बढ़े। इंडिया इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया ने 2014 से लगातार अच्छे तरीके के रिश्ते बनाए, लेकिन लगातार टेरर अटैक जब हुए तो 2017 में इंडिया ने क्लियर कर दिया टेरर एंड टॉक जो है कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि इंडिया जो है वो जीरो टॉलरेंस लेके चल रहा है कि हम फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम लगातार बातचीत करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान को उस तरीके से सेट किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो यानी कि हार्ड पावर का इस्तेमाल किया। तो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में पहली बार विदाउट फियर, क्योंकि पहले हम डरते थे कि इससे बिग ब्रदर सिंड्रोम और ज़्यादा मजबूत होगा, इंटेंस होगा, इंडिया इस बार नहीं डर रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो मालदीव में अभी रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं या नेपाल में जो चीज़ें चली, उन दोनों में कंडीशन में आप देख लीजिए। मालदीव में पहले देख लेते हैं। मालदीव में जो है इंडिया जो है वह मालदीव के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया, लेकिन मालदीव ने जब इंडिया से कहा कि भाई अब अपने जो है यहाँ से सेना वगैरह लेकर जाइए और ये सब एग्रीमेंट डिफेंस डील वगैरह सब रद्द कीजिए, इंडिया ने सिंपल सा किया कि एक सिंबॉलिक या सटल डिप्लोमेसी आप इसको बोल सकते हैं, मौन कूटनीति। और वह मौन कूटनीति क्या थी? लक्षद्वीप का विजिट प्राइम मिनिस्टर का। कहीं भी ये मैसेज नहीं था कि हम लक्षद्वीप को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ मालदीव वहाँ पर स्टेब्लिश करें, कोई इस तरीके का नहीं। लेकिन इससे एक पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो गया कि मालदीव के ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा, मालदीव जो है वो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड लेके चल रहा है, तो आप कंपैरेटिव डिसएडवांटेज में या डिप्रिविएशन में उनको डालेंगे। जैसे इसी वक्त जो है इंडिया ने मॉरिशस में वहाँ पर अगालेगा जो आइलैंड है वो डेवलप करने में लग गया, या इसी तरीके से जो सेसल्स है वहाँ एजम्सन आइलैंड को डेवलप करने में लग गया, श्रीलंका में जो है वहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाने में लग गया। तो जितने टूरिस्ट थे जो मालदीव इंडियन टूरिस्ट जा रहे थे वो शिफ्ट कर गए हैं इस वक्त श्रीलंका, मॉरिशस और सेसल्स। तो इससे क्या हो रहा है कि एक मालदीव पर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इसके थ्रू इंडिया एक क्लियर कट मैसेज अपने नेबर कंट्री को दे रहा है कि इंडिया कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है, इंडिया टॉलरेट नहीं करने जा रहा है इंडिया को लेकर जो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड है। इसके रिपरकर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया इस बार कैलकुलेटिव रिस्क, और ये आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में कि यह सब आकलित जोखिम है, कैलकुलेटिव रिस्क है। तो इसी तरीके से नेपाल में जो है मधेसी का प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर स्टार्ट हुआ, बॉर्डर जो है टॉक मतलब कि डिस्प्यूट्स वहाँ पर स्टार्ट हुए। इंडिया ने क्लियरली वहाँ पर जो है किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़, किसी तरीके का टॉक वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया। यानी काला पानी रीजन जो टेरिटरी है इंडिया का क्लियर वहाँ पर कहना है कि इट इज़ नो डिस्प्यूटेड लैंड। तो ये भी एक बहुत क्लियर वहाँ पर एजेंडा है। तो कुल मिलाकर इंडिया जो है वह इस तरीके के अप्रोच पर इस रीजन में काम कर रहा है। अगर हम साउथ एशिया में उसकी पॉलिसी को देखें, हमसे ये क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्या हमारा नेबरहुड पॉलिसी फेल हो चुका है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, या हमारा साउथ एशिया में जो है इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। तो अब इसके क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे प्लस पॉइंट की, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो क्रिटिसिज्म देखिए ऐसा है कि इंडिया जो है जो मेजर प्रॉब्लम्स है, पहला है कि चाइना का प्रेजेंस जो हमारे नेबर कंट्रीज़ में आया है। चाइना जो है यहाँ पर वह जिस तरीके से अपना प्रेजेंस बना रहा है मालदीव में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए कंसर्न है। अब कैसे कंसर्न है ये कैसे आप बताएंगे? आप बताएंगे कि इंडिया के साथ नेबर कंट्री के रिश्तों में फ्लैक्चुएशन है, बट चाइना के साथ स्टेबिलिटी है। यानी किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट नेबरहुड में आए, चाइना के साथ उसके जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इंडिया के साथ जो है वह रिजीम चेंज के साथ रिलेशन चेंज होने की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर इंडिया पार्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है नेबर कंट्री में, कि अलग अलग जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रो इंडिया या जो है प्रो चाइना वहाँ पर बटे, लेकिन यहाँ पर जो प्रो इंडिया भी हैं वो चाइना के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो प्रो चाइना है वो कई बार एंटी इंडिया है। ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है नेबर कंट्री में। अदरवाइज चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड इनके साथ ज़्यादा करे, इट डजेंट मैटर, ये इंडिया के लिए उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है
कि जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन नेबर कंट्री वो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और केवल गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं बल्कि पब्लिक लेवल पर इंडिया आउट कैंपेन का सक्सेसफुल होना और इलेक्टोरल विक्ट्री का एक जो है बेस बनना, ये अदर कंट्रीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंस्टिगेट करेगा कि इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू पॉलिटिकल पावर आप गेन कर सकते हैं। ये श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे इसको यूज़ करेंगे, ये बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी वहाँ पर यूज़ करेगी, नेपाल में केपी ओली वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, और भूटान में भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया को यहाँ पर करना है, चाइना की प्रेजेंस की वजह से एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन नेबर कंट्री। तो एक तो बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो है एग्रेशन दिखाई दे रहा है नेबर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। इसकी वजह से बिग ब्रदर सिंड्रोम और ज़्यादा मजबूत हो रहा है और इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हमारा जो हमारे नेबर कंट्री के साथ रिलेशन है वो बहुत ही मिक्स्ड वहाँ पर है। मिक्स्ड का मतलब ये है कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ जो है कोई टॉक नहीं हो रहा है, मालदीव में एंटी इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी है और तालिबानी गवर्नमेंट को हमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो 3 कंट्री ऐसे जिनके साथ तो रिलेशन इस तरीके के हैं। नेपाल में रिजीम चेंज होने के साथ वहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन बने हुए हैं। केपी ओली अभी फिर वहाँ पर एंट्री कर गए हैं वहाँ के पॉलिटिक्स में। प्रचंड जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है जो प्रो इंडियन है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। भूटान जो है चाइना के साथ बॉर्डर टॉक कर रहा है, वहाँ भी हमारे लिए कंसर्न है। तो बेसिकली अगर हम ये देखें तो हमारे नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के ऊपर जो ट्रस्ट है, इंडिया को लेकर जो मतलब क्रेडिबिलिटी पहले की तुलना में थी वो बहुत डाउन हुई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर इंडिया के लिए है कि बिग ब्रदर सिंड्रोम मजबूत हो रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर है कि रीजनल इंटीग्रेशन का स्लो प्रोसेस। जब तक रीजनल इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है वह नेबर कंट्रीज़ के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं होने वाले हैं। स्लो प्रोसेस का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर जो है BBIN ही स्टार्ट किया हुआ है, भूटान उससे एग्जिट कर गया था। तो इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक कनेक्टिविटी ना हो। फिर यहाँ पर कई तरीके के प्रोजेक्ट जैसे ट्राईलैटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सब पेंडिंग लगातार चल रहे हैं। इसके अलग अलग रीज़न है क्योंकि म्यांमार इसमें पार्टनर और म्यांमार में रखाइन प्रोविंस रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से अनस्टेबल है, तो इस वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है यहाँ पर। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कनेक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा बिमस्टेक, रीजनल इंटीग्रेशन का फोरम तो बिमस्टेक अभी है, सार्क तो डेड हो चुका है और बिमस्टेक जो है वहाँ पर FTA अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जब तक FTA नहीं होगा तब तक ट्रेड वहाँ पर बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अभी भी इस तरीके के कंसर्न यहाँ पर बने हुए हैं। थर्ड यहाँ पर इसी के साथ अगर हम बोलें कि जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, उनमें जो अननेसेसरी के डिले हो रहे हैं या वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी, जो इमेज है वो डाउन यहाँ पर होती है और चाइना यहीं पर लीड कर जाता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी को कमज़ोर करता है। इनके साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही है, नेबरहुड कंट्रीज़ जो हमारी हैं यहाँ पर पॉलिटिकल टर्माइल और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिनका सीधा इम्पैक्ट वो इंडिया में पड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर जो है जिस तरीके से टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं मजबूत हो रहे हैं, हम भले ही बातचीत न करें लेकिन एंटी इंडियन जो फोर्सेस हैं वो वहाँ स्ट्रांग होंगी, वहाँ पर जो है टेररिस्ट आउटफिट मजबूत होंगे। तो इसका जो है रिपरकशन इंडिया के ऊपर वहाँ पर आ सकता है। या इसी तरीके से मालदीव है। तो इंडिया को ये समझना होगा कि यहाँ पर जैसे अब नेपाल है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी है, कोई सरकार बन रही है गिर रही है, बन रही है गिर रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में नेचुरल डेमोक्रेसी आ ही नहीं पा रही है, सिंगल पार्टी जो है सिस्टम वहाँ पर बन चुका है, अपोजिशन क्रश कर दिया जा चुका है। माइनॉरिटीज़ जो है हमारे नेबर कंट्रीज़ में उनके साथ रिपरकशन हो रहे हैं और उनका असर हमारे साथ पड़ रहा है। और इंडिया की जो इमेज बन रही है डोमेस्टिक लेवल पे कि यहाँ पर जो है वह मुस्लिम के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ की, तो ये सारे फैक्टर्स जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं वह फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर रीजनल पार्टी के इन्फ्लुएंस से बच तो गए लेकिन डोमेस्टिक इशूज़ जो हैं CAA, NRC, इस तरीके के इशूज़ जो हैं वो हमारे बायलैटरल रिलेशन को हैम्पर कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ खासकर CAA की वजह से जो है बांग्लादेश का इमेज गया कि वह वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की एट्रोसिटीज़ होती है, तो CAA पर तो बांग्लादेश का ही वहाँ पर ऑब्जेक्शन है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है नेबर कंट्रीज़ में जो
इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो कमज़ोर वहाँ पर दिखाई देता है। ओवरऑल जो कंक्लूज़न हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है नेबरहुड कंट्रीज़ में, तो हमें ये बड़ा क्लियर यहाँ पे रखना होगा, जो एस जयशंकर हमने कोट किया कि हम एक वी लिव इन अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, और यहाँ पर जो है चाइना जो है वो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में साउथ एशिया इंडियन ओशन में जो है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लाइक इंडिया जो है लाइकवाइज जो है वह साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में अपना जो है वह इस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। इंडिया को यहाँ पर जो है अपनी जो है चीज़ों को डिलीवर करना सीखना होगा। अगर 10 सालों में हम देखें, इंडिया जिस तरीके से ग्लोबल फोरम में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है, और ये एक तरीके से ग्लोबल सॉप बनता जा रहा है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडिया में बिल्ड हो रहा है, तो नेचुरली जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं उनके भी डेवलपमेंट में इंडिया को रोल प्ले करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इंडिया को जो है वह छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा अपने कंट्रीज़, अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि वो टेंजिबल फॉर्म में रिजल्ट ओरिएंटेड हो। मतलब भारत को ऐसे विकास कार्य करने होंगे जो वास्तविक रूप में, ठोस रूप में विकास, पड़ोसी देशों के विकास में भूमिका अदा करें, पहली चीज़। दूसरा, इंडिया को ये समझना होगा पार्टी जो सिस्टम है इन नेबर कंट्री, हमें एक आर्टिकुलेशन सीखना होगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फ्रॉम ऑल इंक्लूसिवनेस हमारे अंदर लाना होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारी जो है ऐसी जो है बैक चैनल डिप्लोमेसी हो कि गवर्नमेंट या रिजीम चेंज होने से इंडिया के साथ रिलेशन पर कोई असर न पड़े। ये हमें आर्ट सीखना ही सीखना पड़ेगा। और तीसरा कि हमें जो है पब्लिक सेंटिमेंट मैनेज करना स्टार्ट करना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, यानी इनफॉर्मल जो डिप्लोमेसी है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, इंडिया उसको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसका कहीं भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जांपल अफगानिस्तान कोट कर सकते हैं। तालिबानी गवर्नमेंट के साथ हमारे रिश्ते बहुत बैड एक्सपीरियंस थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार तालिबान इंडिया को लेकर बहुत सॉफ्ट है। एक तो रीज़न ये है कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में इंडिया का जो रोल है वो सेंट्रल है, चाबहार पोर्ट की वजह से, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ है कि अफ़गानी पब्लिक जो है वो मतलब कि इंडिया का बहुत बड़ा दीवाना है, और इंडिया में अफ़गानी लोगों का जो है, और एक सिंपल, इसमें बहुत से फैक्टर हो सकते हैं लेकिन सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से अफ़गानी और इंडियन जो है बहुत नज़दीक है, और उसका असर तालिबान गवर्नमेंट पर भी वहाँ पर दिख रहा है और इंडियन गवर्नमेंट में भी दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि एक गवर्नमेंट जिसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हम उसके साथ चाबहार पोर्ट में पार्टनर बने हुए हैं, और वो प्रो इंडियन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है और इंडिया को अप्रिशिएट एडमायर वहाँ पर कर रहा है। तो इसलिए जो है इंडिया को ये सब आर्ट सीखना होगा, अपने नेबरहुड जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को लाना होगा। तो ये हमारा जो है नेबरहुड को लेकर पूरा अप्रोच यहाँ पे रहना चाहिए। क्लियर? अब अगर कोई डिस्कस करना हो इस पर तो बात कर लेते हैं। अमित कुछ बोल रहे हैं आप? सर, मैं ये कह रहा हूँ, क्या जो भारत के पड़ोस को लेकर के अधिक मुखरता की नीति है, क्या ये कहा जा सकता है क्या कि ये समय से पहले अधिक मुखर हो गई है? क्योंकि अगर इतिहास में देखा जाए तो चाहे यूएस हो या चाहे चाइना हो, इन्होंने अपना पीसफुल राइज पहले किया है, इन्होंने आंतरिक स्तर से पहले खुद को मजबूत किया है, उसके बाद में ये अग्रेशन दिखाए हैं, इसके बाद में इन्होंने डोमिनेट किया है। ऐसे में भारत के पास सर अभी भी जो विश्व में डिमांड है, न भारत के पास उस लेवल की तकनीकी विकसित हुई है, न भारत के पास उस लेवल का डीप पॉकेट है। तो क्या ये अधिक मुखरता जो भारत दिखा रहा है, क्या ये समय से पहले नहीं हो गया है? तो ये सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और कोई ना कोई क्वेश्चन में ये एनालिसिस आपका आएगा, और वो क्या एनालिसिस आएगा वो थोड़ा समझिएगा कि इंडिया जो है इज़ मोर असर्टिव, मोर वोकल, मतलब कि और बिफोर टाइम क्या ये वाकई में इस तरीके का हो चुका है? तो नो डाउट इंडिया हुआ है, और ये होना चाहिए भी था, मतलब इसको हम टाल नहीं सकते थे। अब पूछेंगे क्यों? बिकॉज इंडिया इज़ इन अ ट्रांजिशनल फेज़, एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज़ में है जहाँ पे देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इंडिया एज अ बिग नेशन, एज अ डेवलप नेशन। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इफ़ वी आर गोइंग टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, सो विल टेक डिकेड आफ्टर डिकेड टू रिक्रिएट
ऑल दीज सिचुएशन। आज की समय में ऐसी परिस्थितियां, डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से आप गुजर रहे हैं। आप जो है इस वक्त जो है चाइना के इमरजेंस की वजह से ग्लोबल पावर मैट्रिक्स में आपका जो है इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रोल हो चुका है। आपको लोग चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड वाइड जो है डोमिनेट कर रहे हैं। आपकी जो है इकॉनमी में लगातार ग्रोथ रेट जो है वर्ल्ड के अन कंट्रीज़ की तुलना में 6 to 7%, 8% यहाँ पर लगातार वो कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। तो कहने और इंडियन कंपनीज़ ग्लोबल कंपनीज़ बनती जा रही हैं। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि अगर इसको ग्रैब आपने नहीं किया तो आप बहुत लेट कर जाएंगे इस कंपटीशन में। और जो पावर गैप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना और वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो वी हैव नो टाइम टू मीन्स हम पैसिफाई जो है फॉरेन पॉलिसी के साथ हम आगे जा ही नहीं सकते। मतलब एक शांत विदेश नीति, एक निष्क्रिय विदेश नीति, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उस तरीके की नहीं है। चाइना बहुत अग्रेसिव है और उस अग्रेसन का जवाब अग्रेसन से ही आप दे पाएंगे, चाहे वो हमारा नेबर हो। मतलब जैसे इंडिया अभी जो है अगर अपने नेबर में जो है कुछ न करे तो क्या वो चाइना से अच्छे रिलेशन बना दे तो क्या चाइना हमारे नेबरहुड में जो है वो अपना प्रेजेंस बनाना छोड़ देगा? यही एस जयशंकर का कहना है कि वी लिव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। चाइना को तो आना ही आना है हमारे पड़ोस में, उसको तो इंसर्कलमेंट करना ही करना है। तो इसलिए जो है इंडिया को यहाँ पर ये जो अग्रेसन है ये असल में आपकी इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, ये आपके जो है स्ट्रेटजिक इमरजेंस के लिए ज़रूरी है, आपके स्ट्रेटजिक पार्टनर के लिए ज़रूरी है, आपके ग्लोबल इमेज के लिए ज़रूरी है। सर इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ सर अगर अभी जैसे कि जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया एक जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अगर दिखाना चाहता है और इस टाइम में अगर वो पड़ोसों में अपने पड़ोस में ही उलझा रहेगा, असर्टिव नहीं होगा, तो फिर वो वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दिखा ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप अपने पड़ोस की नीति से उलझने में ही अगर सफल नहीं है तो बाहर के मुद्दों को कैसे करेंगे? हाँ, तो और इसलिए इंडिया को असर्टिव होना पड़ेगा। एक चीज़ ये समझते हुए कि इंडिया असर्टिव किस सेंस में है। इंडिया जो है एग्रेसिव नहीं है, बिग ब्रदर सिंड्रोम लेके नहीं चल रहा है। वह बिग ब्रदर एटीट्यूड इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया वह लिबरल पॉलिसी, आइडियलिस्टिक पॉलिसी और फार ग्रांटेड एटीट्यूड वो उसको अवॉइड कर रहा है। मतलब आप इंडिया आपके साथ अग्रेसन नहीं करेगा, लेकिन इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल सॉवरेंटी और अपने रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ डिग्निटी को, सेल्फ स्टीम को उसे हर्ट नहीं होने देगा। आत्मसम्मान के विरुद्ध अब भारत जो है वो टॉलरेट नहीं करने जा रहा है। अब इंडिया को चाहिए फुल इज्जत। 1962 में कौन सा मतलब कि भारत जो है कि असर्टिव हो रहा था चाइना के लिए, राइट? और उसके बाद भी जब 1996 टाइम पर तमाम टाइम पर श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, तमाम तरीके के देश आंखें दिखाते रहे। तो और दूसरी बात ये है कि इट इज नॉट मतलब इट इज कंपल्सन टू असर्ट नाउ। ये कंपल्सन हो गया है, मतलब अगर आप असर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जोश में लिखते लिखते ये सब मत कर दीजिए एकदम एग्रेशन वाला पॉलिसी। हम अभी भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, अभी भी पंचशीला पॉलिसी ही हम किसी भी नेबर कंट्री के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। डेवलपमेंट पार्टनर, हम केवल और केवल जो है जो हमारी बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग है उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बस हमको ये बताना है। हम डेवलपमेंट पार्टनर अब भी हैं, बस वन साइडेड नहीं है, अब टू साइडेड हो गए। रेसिप्रोकल रिलेशन है, गुजराल डॉक्ट्रिन से काम नहीं चलेगा। पहले एक तरफा मोहब्बत थी, अब दो तरफा है। शिवम कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। ठीक है, तो आज यही था साउथ एशियन जो है यहाँ पे। अब ये बताइए अगला टॉपिक इसी तरीके, ये जैसे ये टॉपिक मैं इसलिए इस तरीके से मतलब डिस्कस कर रहा हूँ कि दुनिया भर के टॉपिक के बजाय अगर एक मेजर चीज़ किया जाए और उसके जो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस कर लें तो क्वेश्चन फॉर्म हमसे होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब कल मतलब कि हमको लगता है कि अगर साउथ एशिया में एक बार और अगर इस पर करना है तो कुछ इश्यूज़ आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं जो इस साल टॉप मतलब कि आपको लगता है कि क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। जैसे बिमस्टेक पे भी हम लोग डिस्कस। हाँ सर, साउथ एशिया के लिए जैसे ये मतलब हमने डिस्कशन किया तो मतलब जैसे कोटेशंस में अगर लेना हो चाहे फिर मतलब वहां से अगर इंटरनेशनल थ्योरी से उठाना हो
हाँ किसका दिया ज्यादा बेहतर होगा? तो इस पे थोड़ा सा अगर मतलब जैसे सी राजा मतलब मोहन को हमें quotations कोट करना है, हमें हर्षवी पंत को कोट करना है। अभी मैं भेजता हूँ सब, इन सबको भेज दूंगा। राइट। हाँ, क्योंकि ये वाला इंफॉर्मेशन तो मोर और लेस जीएस में भी पढ़ने पड़ा हुआ है, राइट? बट ऑप्शनल के लिए है तो कुछ तो डिफरेंट होगा ना। हाँ अविनाश कुछ बोल रहे हो? सर ये जो अभी आईआर के जितने टॉपिक्स हैं उन पे जो एस जयशंकर के हैं या मोदी जी के हैं या सामने वाले किसी कंट्री के जो शासनाध्यक्ष हैं उनके अगर जो कोटेशन है सर वो मिल जाए तो बहुत जो हेल्पफुल रहते अभी हैं आज इंट्रो वगैरह मैंने में। भेजा है, एक भेजा अभी, तो अभी कई भेजेंगे। उसमें देखिएगा जी सी राजा मोहन ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, मतलब वो बहुत जी अच्छे से आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। और आई जी सी जी डब्ल्यू आर ए जहाँ से हमने ये दिया है ना, उसमें केवल यही कोटेशन है। अभी वो हम एक एक करके सर्च करके सब भेज देंगे। जी सर। सर मैं चाह रहा था जैसे साउथ एशिया आज हो गया तो उनमें से जैसे कि अभी जैसे मालदीव वगैरह हैं इस तरह के टॉपिक्स मालदीव को लेते हुए कि जैसे वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स का जो रोल है वो कितना रोल प्ले करती है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, उस पर ठीक है, अगर एक बार चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है। तो जैसे मालदीव में मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, यस सर, यस सर। हाँ मालदीव में इसके लिए सर जैसे कि अगर ये हम हमेशा देखते रहे वो चाहे नेपाल में हो चाहे बांग्लादेश में हो तो इसके लिए अगर इंडिया को एक लॉन्ग टर्म में विजन रखना हो तो इससे कैसे निपट सकता है इंडिया? बिल्कुल, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहीं भी आता है और जब वह नेशन इन मेकिंग होता है तो ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ इथनिक डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इलेक्टोरल इश्यूज जो हैं कई बार वो दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वहाँ पर होते हैं। चूँकि ऑलरेडी साउथ एशिया में बिग ब्रदर सिंड्रोम रहा है, तो इस वजह से यहाँ के नेबर कंट्री में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहे उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट एक बड़ा बेस बन जाता है। क्यों बन जाता है पहले वो समझना होगा। सबसे पहले इथनिक डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, जैसे नेपाल में मधेसी हैं, श्रीलंका में तमिल हैं, तो तमिल के अगर अगेंस्ट कोई सेंटिमेंट वहाँ पे है तो वह इंडिया सेंटिमेंट हो जाता है, एंटी इंडिया। मधेसी के अगेंस्ट सेंटिमेंट है तो एंटी इंडिया वहाँ पर सेंटिमेंट हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसी तरीके से लखनऊ जो यहाँ पर जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हैं, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, और उन माइनॉरिटीज़ को लेकर कई तरीके के राइट्स कई बार होते रहते हैं, कई बार अलग अलग इशूज, मतलब उन माइनॉरिटीज़ को जो है उनके अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ये कैसे स्टार्ट किया जाता है? ये एक दूसरे देश में जो इस तरीके के कम्युनल टेंशन होते हैं, जैसे इंडिया में बाबरी डिमोलिश हुआ तो उसका असर पड़ा हमारे नेबर कंट्रीज़ में। वहाँ पर एंटी जो हिंदू सेंटिमेंट्स थे, एंटी सिख सेंटिमेंट, वो बड़े मजबूत हो गए। तो ये इससे क्या है कि वहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंडिया के अगेंस्ट माहौल बनाना और आसान हो जाता है। तो दूसरा बड़ा पॉइंट ये हो जाता है। तो इथनिक डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी। तीसरा क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं सेंसिटिव इशूज़ होते हैं और ये एक तरीके से कोई भी कंट्री के एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ इशू रहता है, तो और उसके प्राइड से भी जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। अब जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर तो मतलब यहाँ पर सबसे, सुमित गांगुली का कहना है कि ये तो सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से जो है इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरीके से ट्रैप्ड हैं, मतलब इस रिलेशन को लेकर। तो इस तरीके के जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो कई बार जो है नेशन की, एक कंट्री की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी प्राउड सॉवरेंटी, इन सब से जुड़ जाता है। तो हमारे लिए भी जम्मू कश्मीर सिंबल ऑफ सॉवरेंटी हमारा है, सिंबल ऑफ हमारा जो है डिग्निटी है, सब कुछ है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर पड़ोसी देशों में इस तरीके के सेंटिमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं जो इंडिया आउट के रूप में दिखा। चौथी चीज़ क्या है कि इंडिया का जो हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रेजेंस जो है नो डाउट वो इंडिया का ही ज़्यादा रहेगा, और वो उन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू जो है मांगा जाएगा। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पर रहेगा, इंडिया वहाँ पर जो है उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रहेगा, और ये पहले से रोल प्ले करता रहा है। लेकिन जब निगेटिविटी जो है बढ़ती है तो इसी चीज़ को जो है वो बेस बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि हमारे यहाँ इंडिया की मिलिट्री में गोरखा रहे हैं, लेकिन अब जो है रेसिज्म का मुद्दा बनाकर जो है मधेश, मतलब कि नेपाली गवर्नमेंट, वो माओइस्ट जो है कहते हैं भाई गोरखा को हटाओ यहाँ से। या इसी तरीके से हमारी मिलिट्री मालदीव में थी, तो मिलिट्री अगर मालदीव में प्रेजेंस है तो मैटर ऑफ सॉवरेंटी वहाँ पर हो सकता है, वो बोल सकते हैं। हम जो है ऑपरेशन मित्र चलाए, ऑपरेशन मतलब कि अर्थक्वेक नेपाल में हटाने के लिए,
वहाँ पर वो लोगों ने सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर दिया, नेपाल ने, कि हमारी सॉवरेंटी का आपने वायलेशन कर दिया है। तो यहाँ पर चूंकि इंडिया अपने नेबर कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है इंगेज्ड है, तो इंगेज अगर आप होंगे तो कई बार वह इंटरफेरेंस के रूप में वहाँ पर दिखेगा। फिर क्या है, ट्रेड डिफिसिट। हमारे जो जितने भी हमारे नेबर कंट्री उनके साथ ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो इस मैटर को भी वो लोग इंडिया के अगेंस्ट वहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की कंपनीज जो है वो डोमिनेट हमारे यहाँ पे करना चाहती है। तो ये सब बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वहाँ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंडिया जो है वो एक तरीके से वहाँ पर जो है एक पार्ट बन जाता है, एक इशू बन जाता है, और इंडिया से बचने के लिए फिर वो चाइना की तरफ वहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, ये सब तो हो गया इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं। चाइना भी जो है इस तरीके के एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वह और प्रवोक और मजबूत करने में लगा रहता है। तो इसलिए जो है, जो प्रो चाइना लॉबी है, प्रो चाइना जो पार्टीज़ हैं, वो जानबूझकर वह इंडिया के अगेंस्ट इशूज़ रेज वहाँ पर करती हैं। जैसे काला पानी जो डिस्प्यूट केपी ओली ने किया, वो मतलब इस तरीके का नहीं था कि वहाँ पर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मतलब कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे इशूज़ जो हैं क्रिएट किए जाते हैं एज अ आर्टिफिशियल थ्रेट, मतलब क्रिएट करते हैं इंडिया को हमारे नेबर कंट्री परसिव्ड थ्रेट के रूप में, जो थ्रेट रियल थ्रेट नहीं है, लेकिन वो थ्रेट वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और उनको लगता है कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा। जैसे जब सिक्किम का इंडिया में मर्ज हुआ तो सिक्किमाइजेशन सिंड्रोम बड़ा क्रिएट हुआ कि सिक्किम का हो गया तो वो भी एक प्रिंसली स्टेट था, तो नेपाल का भी हो जाएगा, भूटान का भी हो जाएगा। तो ये सब भी फैक्टर रहते हैं जिनसे इस तरीके का वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में रहें, लेकिन जो यहाँ पर हमें समझना होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होनी क्या चाहिए, इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कैसे बचना चाहिए। पहला तो कोपेनहेगन स्कूल का जो सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट है, हमें उसको सही समझना होगा कि भाई एक होता है रियल थ्रेट, एक होता है परसिव्ड थ्रेट। तो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, हम चाइना को एक थ्रेट के रूप में देख लिए हैं। इसकी वजह से एक अनईजीनेस हमारे जो है नेबर कंट्री के रिलेशन में आ जाती हैं, हम ज़्यादा अटेंटिव और अलर्ट हो जाते हैं और चाइना फैक्टर को बार बार वहाँ पर उठाने की कोशिश करते हैं। इंडिया को इस तरीके से शो नहीं करना होगा कि वह चाइना के अगेंस्ट है, और या हमारे नेबर कंट्री अगर चाइना के क्लोज हैं तो इंडिया के दुश्मन हैं। आपको पहले ये इस जो है एप्रीहेंशन से, इस तरीके के सेंटिमेंट से इंडिया को अपने आप को बाहर निकालना होगा कि चाइना के एग्जिस्टेंस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इन नेबर कंट्री, आप आगे मूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्रो चाइना पार्टीज़ हैं उनसे फिर आपका रिलेशन अपने आप, क्योंकि इंडिया ने क्या किया कि अपना एक ब्लॉक बना लिया। जैसे मालदीव में मोहम्मद नासिर जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने, इंडियन ब्लॉक के प्रेसिडेंट हो गए, और जब उनको रिफ्यूजी के रूप में शरण देना था तो इंडिया ने शरण दे दिया। जब आप शरण देंगे तो मालदीव की जो दूसरी पार्टी होंगी वो तो नाराज़ होंगी ही होंगी आपसे वहाँ पर। या इसी तरीके से महिंदा राजपक्षे के साथ आपके जो रिश्ते थे बड़े, मतलब आपने कभी कोशिश ही नहीं किया कि रीच आउट करने का, वहाँ पे रिलेशन को नॉर्मल करने का, फिर से बेहतर करने का। आप विक्रम सिंघे को लेकर ही वहाँ पर आज विक्रम सिंघे आपके साथ अच्छे रिलेशन है, कल को विक्रम सिंघे नहीं रहेंगे तो हमें हर एक अपोजिशन पार्टी, अगर आज कोई रूलिंग पार्टी है जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमें अपोजिशन पार्टी को भी रिस्पेक्ट देना होगा वहाँ के, और बैक चैनल डिप्लोमेसी को हमें मजबूत करना होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सब कुछ तो पब्लिक सेंटिमेंट ही है। अगर वहाँ की पब्लिक इंडिया के अगेंस्ट होगी तब तो वो इंडिया आउट कैंपेन चलेगा, क्योंकि अभी श्रीलंका और भूटान में भी इस तरीके की और नेपाल में इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये इसलिए क्योंकि पब्लिक के अंदर वाकई में इंडिया को लेकर निगेटिविटी है। निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि हमारी जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारा अगर कल्चरल एक्सचेंज होता, जैसे अफगानिस्तान, आप हर जगह एग्जांपल दीजिए कि अफगानिस्तान में क्रिकेट डिप्लोमेसी ने पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया है कि आज जो है अफगानिस्तान की पब्लिक जो है इंडिया से रिलेशन बेहतर बनाना चाहती है। तालिबानी गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो इंडिया से गलत रिश्ते नहीं बना सकती है। तो ये जो एक बड़ा सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट, इनको आपको क्रिएट करना होगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाना यहाँ पर होगा। और फाइनली जो है आपको वही है कि आप डेमोस्ट्रेटिव इफेक्ट आप डेमोस्ट्रेट कीजिए कि आप जो है नेबर कंट्री के डेवलपमेंट में कितने क्रूशियल हैं, कितने बड़े रोल प्ले कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप वाकई में कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट, जैसे चाबहार आपने इम्प्लीमेंट किया, ये आप अपना लिखिए कि चाबहार हमने इम्प्लीमेंट किया है, त्रिंकोमाली अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बिमस्टेक को अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। मतलब हमने कोई ऐसा टेंजिबल फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट किया है कि कोई नेबर कंट्री जो है वो हमारे ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दे, तो हमें ये सब काम करना होगा।